नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है शारिक खान। शुरुआत कर रहे हैं हम पेट्रोल डीजल के दामों की खबर के साथ। एक बार फिर उसमें महंगाई देखने को मिली है। पेट्रोल की कीमत जहां 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है, डीजल के दाम 70 पैसे प्रति लीटर आज बढ़े हैं। दिल्ली की बात करें तो सैकड़ा, एक ऐसा सैकड़ा जिसे लगते हुए कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन हां, अब आप अगर 1 लीटर पेट्रोल भरवाना चाहते हैं तो 100 रुपए 21 पैसे चुकाइए। बढ़ोतरी 7वीं बार हुई है। 4 रुपए 80 पैसे अब तक तेल महंगा हो चुका है। तो दिल्ली में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है पेट्रोल का। डीजल की बात करें तो 91 रुपए 47 पैसे। वहीं मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए के पार है और 99 रुपए 25 पैसे मुंबई में डीजल के दाम। अब मुंबई के बाद कोलकाता का जिक्र कर लेते हैं। 109 रुपए 68 पैसे पेट्रोल, 94 रुपए 62 पैसे डीजल। चेन्नई में 105 रुपए 94 पैसे पेट्रोल और 96 रुपए डीजल। सर, ये पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है। बहुत मुश्किल हो गया, मतलब एक आम आदमी के लिए सरवाइव करना। और पहले जहाँ टैंक भर जाता था हमारा 3000 में, अब वही टैंक 4 साढ़े 4 हजार में भरता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो सब चल रहा है उसको देखते हुए तो बढ़ाना जरूरी है। कहीं ना कहीं तो हम सबको भी भार आएगा ना उसका। उसमें क्या कर सकते हैं। आम आदमी पर असर तो आता है, लेकिन किराए क्या, मजबूरी है। सर, यही होगा, कुछ दिन में लोग पैदल चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो चल रहे हैं लोग नॉर्मल बस के धक्कों खाने से अच्छा अपनी गाड़ियों से। कुछ दिन में यही होगा, पैदल चलेंगे लोग। दिन पे दिन हमारा बजट बिगड़ता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है और डीजल पेट्रोल से ही सब चीजों पे महंगाई है। यहाँ तक के खाना, राशन पानी सब पे महंगा हो रहा है। एक तरफ तो फ्री सिलेंडर दे रहे, ऊपर से 950 कहां से लाएं। लेकिन जी अगर देखें तो इसका एक फायदा है कि प्रदूषण कम होगा, लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम करेंगे और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। और एक जनाब ने ये भी कहा कि हम पैदल चलना शुरू कर देंगे तो सेहत में सुधार होगा। बहरहाल, तो आजकल जो दिन की शुरुआत होती है वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर के साथ होती है। आम इंसान बुरी तरीके से परेशान है। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 7 बार बढ़े हैं। थोड़े थोड़े करके बढ़ाए जा रहे हैं और हर दिन बढ़ते बढ़ते अब 4 रुपए 80 पैसे शारिक बढ़ चुके हैं। और सरकार कहती है कि यूक्रेन की जंग के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन खुद के टैक्स में कटौती को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगा रहा है। 40% से ज्यादा टैक्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वसूलते हैं तेल पर। यूक्रेन युद्ध का साया अर्थव्यवस्था पर गहराता दिख रहा है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 7 दिनों में छठी बार बढ़ा दी। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा होकर 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर का हो गया, जबकि दिल्ली में डीजल 4 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा है, 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल भी 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जिस अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, उसके मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी कम बढ़ोतरी की गई है। युद्ध की वजह से दाम बढ़े हैं। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध चल रहा है। वैश्विक कीमतें चरमरा रही हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव है, इसलिए थोक दाम पर दबाव है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध सड़कों से लेकर संसद तक हो रहा है। सोमवार को कई विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने स्वीकार नहीं किया। आप चाहते हैं कि रोल बैक किया जाए जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई? नहीं, बिल्कुल रोल बैक होना चाहिए। आप यूक्रेन रशिया का वार को एक बहाना बताते हुए आप लगातार जो है पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गैस का कनेक्शन देते हैं। गैस का कनेक्शन दिए, गैस भी तो दीजिए। कहीं तो जनता को रिलीफ मिली जाए कि अगर आप पेट्रोल प्राइसेस कर रहे हैं तो अब ये 100 जो आप टैक्स लगाते हैं उसको कम करिए। इतने महीनों से, जब से 2014 से इनकी सरकार बनी है, 18 बार टैक्सेस बढ़ा चुके हैं, तो क्या जनता को राहत नहीं मिलनी चाहिए? पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध लोकसभा में भी हुआ।
Sir, commonly it is said that the oil companies take the decision of their own. Government has nothing to interfere. This is the आमतौर पर यह कहा जाता है कि तेल कंपनियां अपने फैसले खुद लेती है, सरकार उसमें दखल नहीं देती। 5 राज्यों के चुनावों के दौरान, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, कीमतों में उछाल रुकी हुई थी, लेकिन आम लोगों को अंदाजा था कि चुनावों के बाद कीमतों में बढ़ोतरी होगी और लोगों का यह अंदाजा सच हो गया। Election results will come out, price rise will go at a skyrocketed height, and their apprehension became true. विपक्ष के दबाव का असर अंततः दिख ही गया और आखिरकार सरकार महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार हो गई। यहाँ यह बताना लाजमी है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरुआत से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा कराने को मांग कर रहा था, लेकिन सरकार पहले इस पर बहस कराने को तैयार नहीं थी। जाहिर है, यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर राजनीति भी। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 बार बढ़ोतरी एक साफ संकेत है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो उथल पुथल बढ़ती जा रही है, उसका अब भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध को लेकर अगर अनिश्चितता और बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में अगर तेल और महंगा होता है, तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं। संसद भवन से राजीव रंजन और राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो यूपी में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया। किसे क्या मिला बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास होम, नियुक्ति और अर्थ रखा है उन्होंने अपने पास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मंत्रालय दिया गया। और वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग उनको दिया गया है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय यहां पर सौंपा गया है। जतिन प्रसाद को एक काफी अहम मंत्रालय दिया गया है, पीडब्ल्यूडी जया। धर्मपाल को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम के करीबी माने जाने वाले पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को शहरी विकास और ऊर्जा विभाग मिला है। इसके अलावा सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मामलों की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब नई सरकार बनी, उसके बाद सोमवार को पहला दिन था। कल सभी विधायकों ने यहां पर शपथ ली और जब शपथ ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी थे। क्या कुछ नजारा रहा, ये भी देखने वाली बात इशारे यहां पर। ये तस्वीर यूपी की राजनीति की फाइल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों को ही अपने चुनाव में एक दूसरे पर जुबानी वार करते हुए तो आप सब ने देखा होगा, पर आज जब विधानसभा में योगी और अखिलेश एक दूसरे के सामने आए तो मुलाकात मुस्कुराते हुए हुई। विधानसभा में सीएम योगी अखिलेश यादव को देखते ही मुस्कुराए और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ भी रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। शपथ से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अखिलेश यादव और योगी दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर जीते हैं। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद थे, पर उन्होंने करहल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नेता विपक्ष के तौर पर
यूपी सरकार को विधानसभा में घेरने का फैसला लिया है। सपा गठबंधन के इस बार 125 विधायक हैं। यूपी विधानसभा का पहला दिन तो मुस्कुराते हुए गुजरा, पर आने वाले दिनों में इसी विधानसभा में राजनीतिक गहमा गहमी भी देखने को मिलेगी। विधानसभा में पहली मुलाकात तो मुस्कुराकर हुई अखिलेश और योगी के बीच, पर ये मुलाकातें और होती रहेंगी। क्या हर मुलाकात मुस्कुराकर होगी, या फिर इस बार जैसा अखिलेश ने कहा है कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? किस तरह घेरेंगे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को? अगर कहें तो लोकसभा के बाद किसी विधानसभा में सबसे ज्यादा रोमांच होगा तो वो इसी यूपी विधानसभा में होगा। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो अभी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है और डॉक्टर अंबेडकर केंद्र में यह बैठक है जिसमें पीएम भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसमें उनका संबोधन भी होगा जया यहाँ। जी, अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीरभूम हिंसा मामले में विधानसभा में कल बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा यहां पर किया और हंगामे के दौरान सदन में यहां पर हाथापाई तक हुई। टीएमसी के एक विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा। इस हंगामे के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए विधायकों में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। सदन के भीतर हंगामे का वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया। दरअसल बीजेपी बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही थी। मांग पूरी नहीं होने के बाद यहां पर काफी हंगामा हुआ। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री से अब पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद मुलाकात करेंगे। चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा वाले फायदे देने के ऐलान को पंजाब के राजनीतिक दलों ने चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर करने की कोशिश बताया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा वाले फायदे मिलेंगे। आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी। शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है सभी का निवृत्ति का आयु 65 हो जाएगा और बाल शिक्षा के भत्ते के भी आप लोग हकदार हो जाएंगे और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के करीब 16,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इनमें नगर निगम के वे कर्मचारी भी होंगे जो फिलहाल पंजाब सेवा नियमों से संचालित होते हैं। इससे रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल हो जाएगी और वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। केंद्र के इस फैसले को चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो फिलहाल पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इस मुद्दे से राज्य में और असंतोष बढ़ेगा। इसके पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में 2 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के पैमानों में केंद्र ने जो संशोधन किए, उन्हें भी राज्य के अधिकारों में अतिक्रमण माना जा रहा है। इस ऐलान के फौरन बाद पंजाब के राजनीतिक दलों ने इसे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर करने की कोशिश बताया। केंद्र सरकार ने फैसला कीतागा कि चंडीगढ़ प्रशासन दे विच पंजाब दा हिस्सा लगभग खत्म करने का यतन किया गया। एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप जिहड़ा हैगा फैसला किया गया। बीजेपी की सरकार लगातार केंद्र की सरकार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। कर्ज में डूबे पंजाब जैसे राज्य पे राज करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ एक बेहतर तालमेल भी होना चाहिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार ऐसे फैसले लेती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार को उन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।
फिल्म कश्मीर फाइल्स की काफी चर्चा है इन दिनों और बिहार विधानसभा के सदस्यों को कश्मीर फाइल फिल्म का टिकट दिया गया। ये टिकट उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा सदस्यों को दिया गया, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर करते हुए फिल्म की टिकट को फाड़ दिया और कहा कि जानबूझकर एक फिल्म को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां मंदिर परिसरों से गैर हिंदुओं की दुकानों को हटाने की मांग के बाद अब कर्नाटक में एक दक्षिणपंथी संगठन हलाल मीट की दुकानों के बहिष्कार की मांग कर रहा है। इस मामले पर राज्य के गृह मंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि ये सब हिजाब के फैसले पर मुस्लिम समाज के बंद की प्रतिक्रिया है। देखते हैं रिपोर्ट। 2 अप्रैल के वार्षिक उगादी त्योहार में कोई हलाल मीट न खाए। अब ये एक नई अपील एक संगठन ने हिंदुओं से की है। हलाल के माध्यम से, हलाल प्रमाण पत्र, हलाल सर्टिफिकेट्स, हलाल मीट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए आज इकट्ठा करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, भारत में देश विरोधी गतिविधियां बनाने का, उसको फंडिंग करने का एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पूरा भारत भर में चल रहा है। इसके लिए हम आह्वान करते हैं, हम सभी हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल मीट को हम बाइकाट करेंगे। पहले मंदिर परिसर से मुस्लिम और ईसाइयों की दुकान हटाना और अब हलाल मीट का मुद्दा। इस पर राज्य के गृह मंत्री आरोग्य जयेंद्रा का बयान सुनिए। हिजाब विरुद्ध इस तरह की प्रतिक्रियाओं की वजह मुसलमानों का वो विरोध है जो उन्होंने हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किया। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो मेरा मंत्रालय कार्रवाई करेगा। कानून सुव्यवस्था प्रश्न बंधागा। कांग्रेस इस चलन की आलोचना तो कर ही रही है, बीजेपी के कुछ नेता भी इसे खतरनाक मान रहे हैं। इनको इश्यू चाहिए, तो इनको इश्यू क्या मिल रहा है कि डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम में टेंशन हो, अगर जान जाए तो परवाह नहीं है, उनको चुनाव जीतना है, वो एक ही इंटेंशन है उनका। तो ये अब लोग भी जान चुके हैं। द सेम थिंग कंटिन्यूज। इस तरह से अगर मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जाएगा और मुस्लिम देशों ने यह तय किया है कि सभी लोग देश छोड़ दें क्योंकि आप अपने देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या हासिल होगा? इसके दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्लीज गो आउट ऑफ आवर कंट्रीज। हर रोज एक नया मुद्दा, ऐसे मुद्दे जो आम भावनाओं को भड़काते हैं। सरकार चुप है क्योंकि इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है और विधानसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन इसकी कीमत उस कर्नाटक को चुकानी पड़ सकती है जो आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। पुणे से लगे पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश वेश बदलने या फिर अपराधियों के खिलाफ अभियान में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। शनिवार रात एक बार फिर से उन्होंने अपना वेश बदला और एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो खुद को उनका परिचित बताकर लोगों से वसूली कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईने में खुद को निहारते ये हैं पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, जो थोड़ी देर बाद ही पिंपरी के होटल में आरोपी को धर दबोचते नजर आए। दरअसल उनको सूचना मिली थी कि रोशन बागुल नाम का शख्स एक जमीन विवाद में जबरन रुपए मांग रहा है और दावा करता है कि वो पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश और मुंबई के ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल को जानता है और उनके जमीन का काम भी उसने किया है। इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त ने अपना हुलिया बदल लिया था। मैंने एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाया, बड़ा मास्क पहना, मैंने चश्मा पहना जो मैं नहीं पहनता हूं, मैंने कैप पहना जो मैं नहीं पहनता हूं, और मैं अपने शरीर को इस तरह से झुकाकर चल रहा था कि होटल में किसी को भी शक नहीं आया कि मैं कृष्ण प्रकाश या सीपी हूं इस इलाके का। पुलिस आयुक्त के मुताबिक मीटिंग के दौरान आरोपी रोशन ने पीड़ित को फिर से सीपी से पहचान होने की धौंस जमाई और तय राशि 1.5 लाख की बजाय 1 लाख की लाने पर नाराजगी दिखाई। लेन देन होने के बाद कृष्ण प्रकाश ने पूछा कि मुझे पहचाना कि नहीं। जब आरोपी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया तो कृष्ण प्रकाश ने अपनी कैप और मास्क उतार दिया और कहा कि तुम मेरे नाम से वसूली कर रहे हो और मुझे पहचानते भी नहीं। जैसे ही हम लोगों ने उसे धर दबोचा
उसने अपने लोगों को मोबाइल के द्वारा बुलाने की बजाय इस तरह से खबर किया कि 2 लड़कियां तुरंत पहुंच गईं और वो 2 लड़कियां इस षड्यंत्र में शामिल दिखाई पड़ती हैं। पुलिस ने आरोपी रोशन के साथ 2 लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोशन के पास से पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस हेल्पर्स और साइबर क्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्डर का आई कार्ड भी बरामद किया है। पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश पुलिस थानों में काम का जायजा लेने के लिए ड्रेस बदलकर जाते रहते हैं। दबंग फिल्मी पुलिस वालों की तरह आरोपियों को पकड़ने के अभियान में भी शामिल होते हैं और सामाजिक समरसता के लिए आम जनता को प्रबोधन भी करते हैं। इतना ही नहीं तो 1998 बैच के IPS कृष्ण प्रकाश अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं और वो ऐसे पहले भारतीय अधिकारी हैं जो आयरन मैन का खिताब जीत चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और 31 मार्च को बहस और उस पर वोटिंग होगी। कल संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके बाद 31 मार्च तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इधर इमरान खान अपनी सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। इमरान खान ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी पार्टी के CM उस्मान को हटा दिया और गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी परवेज इलाही को कुर्सी सौंप दी है। हालांकि इलाही के पास भी 8 ही सांसद हैं और उनके समर्थन से भी इमरान सरकार का बच पाना संभव नहीं लग रहा। इमरान खान के साथ सरकार में शामिल साथी दलों और उनकी पार्टी के करीब 39 सांसद उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और खबरों के मुताबिक विपक्ष के पास करीब 210 सांसद हैं, जबकि बहुमत के लिए 172 सांसद चाहिए। और अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और पोल कर बताना है आपको किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। दूसरी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में 100 के पार हो चुका है पेट्रोल प्रति लीटर। तीसरी खबर कर्नाटक से, जहां पर हलाल मीट का बहिष्कार, यहां पर ये इस खबर को लेकर यहां पर एक विवाद होता हुआ दिख रहा है। चौथी खबर है युद्ध के बीच आज तुर्की में रूस और यूक्रेन के वार्ता होगी। पांचवी और आखिरी खबर, ऑस्कर थप्पड़ कांड में विल स्मिथ ने मांगी है माफी।